Hello, dear students. Good morning, everyone. I hope you all are fine at your place. देखिए, क्लास तो अभी आपको निरंतर नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको क्लास निरंतर मिले। और जो भी विद्यार्थी क्लास को देख पा रहे होंगे निरंतर, और जिसने भी पूरा वीडियो देखा होगा, उसको समझ में ये बात तो कम से कम जरूर हुआ होगा कि मैं जो भी क्लास अपलोड कर रहा हूँ, आपको डिजिटली जो भी क्लास आपको पहुंचा पा रहा हूँ आपके पास, तो उसमें सारा का सारा क्लास कंटिन्यू फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले क्लास में कुछ और बात किया है, दूसरे क्लास में किसी कोई और बात किया है। मैं हर एक क्लास को आपको कंटिन्यू तौर पे लेकर के चल रहा हूँ, तो आप बने रहेंगे तो आई थिंक आपको पूर्णतः किसी भी चैप्टर को लेकर के फुल नॉलेज मिल सकता है। और अभी हम लोग टेंस को पढ़ रहे थे, और टेंस को ट्रांसलेशन की दृष्टिकोण से पढ़ रहे थे, और टेंस को ट्रांसलेशन की दृष्टिकोण से पढ़ते हुए हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को कंप्लीट कर लिए, पास्ट टेंस के चारों टाइप्स को कंप्लीट कर लिए, और फ्यूचर टेंस के 3 टाइप्स को कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के चौथे टाइप्स को। ये सब बातें हैं। तो फ्यूचर टेंस में जो आपका चौथा टाइप्स है, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं अगर हर एक टेंस के लास्ट में टेंस अगर नहीं लगाया हूं, तो आप इसका मतलब ये मत समझना कि जो इससे कोई बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। इट डजेंट मैटर एज अ बिग मिस्टेक। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी हम लोग तो टेंस ही पढ़ रहे हैं। तो हर एक टेंस का स्ट्रक्चर 5 फॉर्म में लिखते हैं, ये बात भी आपको पता है। तो पहले लिखते हैं हम लोग अफर्मेटिव टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, अभी आपको बताए थे हमने कि पास्ट प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में बदले, और पास्ट से फ्यूचर में बदले। सभी टेंस को बदल रहे थे। आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस का चारों स्ट्रक्चर याद है अच्छे से, तो आप प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर बना सकते हैं। तो यहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बना रहे हैं, तो हम प्रेजेंट से ही बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो आप पहले मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ कि क्या होता है। तो आप अगर देखे होंगे, याद किए होंगे, तो वो स्ट्रक्चर होता है, आपको पहले आप सब्जेक्ट देते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है हैज या हैव, और फिर उसके बाद आप एक और हेल्पिंग वर्ब लगाते हो बीन, फिर मेन वर्ब लगाते हो आप बी फोर, फिर आप लगाते हो ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाते हो सिंस या फोर। हाँ, एक बात और भी बता दें कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में ऐसे पढ़ा होगा इस स्ट्रक्चर को कि सिंस या फोर के बाद टाइम भी लिखे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है या वो गलत है, दोनों सही है। दोनों का दोनों सही है। आप दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं, और इट इज क्लियर हेयर दैट कि आप सिंस या फोर का यूज टाइम को ही शो करने के लिए कर रहे हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने वहां टाइम नहीं लिखा तो इससे कोई बड़ी बात होगी। तो ऐसा कोई नहीं है। आप स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, और स्ट्रक्चर को चेंज करने में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे बदलता है। तो क्या यहां भी हम अफर्मेटिव के लिए बना रहे हैं, और यहां भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव ही है। तो पहले अफर्मेटिव में क्या दिया जाता है, सब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट के वजह से कोई टेंस बदल सकता है? तो नहीं। तो आप सब्जेक्ट के वजह से आपको टेंस नहीं बदल सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो पहले यहाँ भी हम लोग सब्जेक्ट ही डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हैज या हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब के वजह से टेंस तो बदलता है। आपने पहले पढ़ा है, पिछले क्लास में आपने सारी बातें पढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव है।
तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब बदलेंगे तो क्या हो जाता है, फ्यूचर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा शैल या विल प्लस हैव, और फिर बाद बाकी तो आपको सेम ही पड़ता है ना। बीन से कोई तो टेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलने वाला है, बिफोर से तो टेंस नहीं बदल जाता है, ऑब्जेक्ट से तो नहीं बदल जाता। ये सारी बातें हम लोग डिटेल्स में कर चुके हैं, और मैं इस स्ट्रक्चर को उतना उस नज़र से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब यूज के नज़र से ये स्ट्रक्चर पे बनने वाला ट्रांसलेशन हम लोगों के कॉमन लाइफ में ज़्यादातर प्रयोग होने वाली बातें नहीं है। तो जस्ट हम लोग इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ करके बात को ख़त्म करते हैं। ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स जो आपके लाइफ में रियल में जब आप स्पीकिंग इंग्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे आप अंग्रेजी में कुछ बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो वहाँ आपको प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में अगर मैं देख पाता हूँ अपने एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से, तो वो देखता हूँ कि आप यदि सिंपल फ्यूचर का अगर पूरे अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो प्रेजेंट का पूरा, पास्ट का पूरा, चारों चारों, और फ्यूचर में आप अगर सिंपल फ्यूचर का याद रखते हो तो बात खत्म। ये इतने स्ट्रक्चर से आप सारी की सारी कहानी को खत्म कर सकते हो। आप अपने को जो भी बोलना है बोल सकते हो इंग्लिश में। तो बाद बाकी सेम पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको आ जाएगा बीन, और फिर मेन वर्ब क्या है, भी फोर, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक बात, खास बात इसमें यह है कि आपको इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप टाइम को शो करने के लिए सिंस और फोर का प्रयोग किए थे, तो यहाँ पे आपको सिंस और फोर का नहीं होगा, यहाँ पे आपको फ्रॉम का प्रयोग होगा और उस या फोर का। तो फ्रॉम का यूज हम कहाँ करेंगे, तो जिस जगह पे आप सिंस का यूज कर रहे थे आप वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और आपको याद होगा कि हम सिंस का यूज कहाँ करते हैं, तो सिंस का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर, जब हमको समय के बारे में पता हो। इस बात को किताब में लिखा रहता है पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे कहने का मतलब कि जब आपको समय का नाम पता होता है, जैसे कि सोमवार से मंगलवार से दिन का नाम पता होना चाहिए आपको, या किसी मंथ का नाम पता होना चाहिए, जनवरी से फरवरी से, या ईयर का नाम पता होना चाहिए, या पहर का, जैसे सुबह दोपहर शाम रात, आप ऐसी बातें करते हैं तो वहां पे आप सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जहां पे आप सिंस का प्रयोग करते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वहां पे आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और फोर का तो आपको पता है, जहां उधर वैसा ही इधर भी। तो ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव में। और इसका पहचान था आपको ता आ रहा है, और या ती आ रही है, या ते आ रहे हैं। ता आ रहा है, या ती आ रही है, या ते आ रहे हैं। अब इसमें बात क्या हो जाता है आपको, कि इसको आपको बनाना है फ्यूचर में चेंज करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम आपको समझाए थे कि कोई भी काम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप बात कर रहे थे, तो आपको वहां पे बताए थे फीलिंग्स समझने का, बात को समझने का, कि कोई भी काम किसी पास्ट टाइम पे शुरू हुआ है, मतलब बात प्रेजेंट में है, लेकिन अगर बीत गया तो वो बात तो कुछ देर पहले का हो चुका है। तो कोई काम आपको अभी जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं उस टाइम से कुछ देर पहले चालू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हो। जैसे कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पिछले 8 5 साल में मैंने पढ़ाना शुरू किया और अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसी बात को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे बोल देते हैं कि कोई काम शुरू हुआ था और किसी टाइम पे आकर के खत्म हो चुका है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे मैं इसी चीज को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले एग्जाम्पल को भी अगर मैं चेंज करूं,
तो चेंज इस प्रकार से मैं कर सकता हूं कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था कि मैं 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात करेंगे तो हम यही लिखेंगे ना कि मैं 8 वर्षों से पढ़ा रहा था, मतलब कि कोई 8वां वर्ष में शुरू हुआ था और किसी टाइम पे वो खत्म भी हो चुका है। और यहाँ पे फ्यूचर में जब आप जाएंगे तो यहाँ भी वही बात कि मतलब आने वाले किसी टाइम पे किसी पॉइंट पे वो काम शुरू होगा, और किसी टाइम पे जिस टाइम पे आप बात करेंगे फ्यूचर में ही उस टाइम पे वो चालू रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख रहा पहचान, पहले इसका पहचान से पहले आप एग्जाम्पल देखो और उसके बाद आप इसका पहचान देखना समझना। एग्जाम्पल को और बात को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पहचान तो जरूरी है ही। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये कह रहा हूँ कि वह सोमवार से पढ़ते रहेगा, या वह सोमवार से पढ़ता हुआ रहेगा। आप ऐसा बात कर लीजिए कि वह सोमवार से पढ़ता हुआ रहेगा। ये बात है, यानी ये हुआ ना कि किसी फ्यूचर टाइम में, यानी कि आने वाले किसी सोमवार में वो पढ़ाई शुरू करेगा और आगे किसी टाइम पे वो पढ़ता रहेगा। ऐसी बातें हैं। तो आप रियली में आप अपने लाइफ में महसूस करो कि आप कभी ऐसे प्रकार से बात करते हैं, तो आई थिंक आप भी नहीं करते होंगे, बिकॉज मी एंड यू बोथ आर ह्यूमन बींग्स, एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट मैच टू ईच अदर, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं यू आर ऑल्सो मैन एंड मी ऑल्सो मैन, दैट्स वाई। तो वह सोमवार से पढ़ता हुआ रहेगा, तो आप ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ, यानी यहां से इसका पहचान आपको समझ में आया होगा कि ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका पहचान कि ता हुआ, ता आ नहीं, उसमें आ ज्यादा लिखा गया, ता हुआ रहेगा, या ती हुई रहेगी, या ते हुए रहेंगे। इस प्रकार से बातें है इसका पहचान, आप इसको बना सकते हैं इस पे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वह ही लगाते हैं, और ही में आप सेल लगाएंगे कि विल, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं आपके दिल पे और आपके मन पे डिपेंड नहीं करता है कि आप सेल लगा दो या विल। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें पहले का क्लास तो आप शुरू से देखिए, आप बीच में आकर के किसी भी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आपको पहले का क्लास भी देखना ही पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। तो ही में हम लगाते हैं सेल, सॉरी विल, तो ही विल, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे आप, हैव, फिर लगाएंगे आप बीन, स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं। और वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, तो पढ़ना के लिए अंग्रेजी में V4 लगाना है यहाँ पे। तो ही विल हैव बीन रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ते रहेगा, ऐसा तो नहीं कुछ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़ते रहेगा, कि मैथ पढ़ते रहेगा, कि साइंस पढ़ते रहेगा, क्या पढ़ते हुए रहेगा, ऐसा तो कोई भी बात यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट को छोड़ के आगे बढ़ो। तो आगे आप देख रहे हो कि फ्रॉम लगाएं कि फॉर, यानी कि टाइम का बात, तो टाइम आप देखिए कि क्या है आपका, तो टाइम है आपका इसमें सोमवार से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको टाइम का पता है। अगर यही बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता, सिंस और फोर लगाना होता, तो आपको पता है कि आप सोमवार से, तो उसमें आप सिंस लगाते, बिकॉज जब आपको समय के बारे में पता होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सोमवार से है, तो जहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं वहां पे फ्रॉम का, यहाँ पे फ्रॉम आ गया, तो यहाँ लगेगा आपको फ्रॉम, और वर्ब लगा दे टाइम, टाइम क्या है आपका, सोमवार से, तो फ्रॉम मंडे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव में एक स्ट्रक्चर, इसका पहचान, इसका एक एग्जाम्पल। इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे रियल लाइफ में नहीं है। आई डोंट से दैट पर्पस ऑफ एग्जाम, बट इन आवर रियल एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट वेरी क्लियरली। सो आप समझ पाएंगे इन बातों को, तो आई थिंक बेहतर रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर को हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव में ही नहीं, बल्कि इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में, WH वर्ड में बनाते हैं और कैसे बदलते हैं, ये सब सारी बातें हो चुकी है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे क्लास के माध्यम से, तो आप अपनी कॉपी में भी इन चीज़ों को नोट करेंगे, अभ्यास करेंगे और लिखेंगे। तो ये हमारा टेंस का सारे टेंस का स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट का भी चारों हम लोग स्ट्रक्चर याद कर लिए और लिख लिए, देख लिए, पढ़ लिए, और फ्यूचर का, पास्ट का भी कर लिए और फ्यूचर का भी अभी खत्म कर लिए। अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशंस का इसमें एग्जाम्पल करूंगा, आपसे पूछूंगा, आप उस बात को देखिए, सीखिए, समझिए कि मैं कैसे बनाता हूं। आपको बनाना सीखना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पूरा स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो आप बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। थ्योरी पढ़ने से एग्जाम क्वेश्चन बिल्कुल 100% सोल्व नहीं हो जाता है। कुछ बातें आप थ्योरी के बाद आप उसके क्वेश्चन से सीखते हैं। और नो डाउट इट इज वेरी डेफिनेट दैट यू नीड टू यू शुड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अबाउट द क्वेश्चंस, फॉर द क्वेश्चंस की आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या आया है, कैसे सोल्व करेंगे, ये भी जरूरी होता है। ऐसा आप सभी आदमी जानता है कि गाड़ी जो चलाते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो आप उसमें एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ता है। तो क्या एक्सीलेटर दबा देने से क्लच, ब्रेक, गियर, ऐसा कोई उसका टेक्निक होता है? तो टेक्निक से आप यूज करते हैं तो आप, एवरीबडी इज नो दैट कि गियर लगाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, दिस करना पड़ता है, दैट करना पड़ता है। तो इससे क्या कोई गाड़ी चलाना समझ जाता है? नहीं। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, तो फिर नहीं होता है। और आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी काम को लेकर के लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो एक दिन वो काम आपके लाइफ में एक हैबिट हो जाता है, जहाँ पे फिर आपका ब्रेन खुद व खुद हैंडल कर लेता है। तो ब्रेन हमारा किसी भी बात को खुद व खुद हैंडल कर ले, एनालिसिस कर ले, समझ ले, इस बात के लिए हमें उस पर उतना वर्क करना पड़ता है, उतना टाइम देना पड़ता है, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। तो आप उस में कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से, अभी हम पूरे टेंस का ट्रांसलेशन की बात करेंगे। आप देखिए कि कैसे कैसे होता है। और आपको अगर पीछे की क्लास देखे होंगे तो वहां पे हमने आपको बताया है कि कोई भी ट्रांसलेशन को सोल्व करने से पहले क्या क्या सोचना जरूरी होता है, प्रोसेस क्या है, कैसे चलते हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन में आपको सवाल को सोल्व करने के लिए आप सोचते हैं ना तरीका, कि कहीं भी डायरेक्ट आप कुछ भी लगा देते हो, नहीं ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा कि आपको, उसने आपको क्या कहा, उसने आपको क्या कहा। मैं ट्रांसलेशन एग्जाम्पल लूंगा, वो वैसा एग्जाम्पल लूंगा जो जिस टाइप की बातें हम लोग रियल लाइफ में डेली करते हैं, उस टाइप का। बिकॉज आई वांट दैट आप कुछ अपने स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी बात को समझे। देखिए, उसने आपको क्या कहा, ऐसे बातें तो आप करते हैं, 100% करते हैं। आप जरूर किसी न किसी से पूछते हैं कि उसने आपको क्या कहा। हम उसी ट्रांसलेशन को बनाते रहेंगे कि सीता मंदिर जाती है, राम आम खाता है। तो ये सब बातें सिर्फ किताब तक रहने दीजिए। आप उस टाइप का ट्रांसलेशन सोचिए जिस टाइप से आप बात करते हैं एक दूसरे से। तो आई थिंक आपको स्पीकिंग इंग्लिश में बेहतर फीलिंग्स मिलेगा। ट्रांसलेशन आप समझ पाएंगे कि हम टेंस का ट्रांसलेशन सीख करके बहुत सारी बातें अपने रियल लाइफ का अंग्रेजी में कर सकते हैं। और उसका मैं आपको अभी प्रूफ दूंगा। आप देखो, आप
उसने आपको क्या कहा। तो क्या सोचना है बनाने के पहले, तो बनाने के पहले आपको ये सोचना है कि वो ट्रांसलेशन में कौन सा स्ट्रक्चर लगने वाला है, कौन सा टेंस लगने वाला है। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि उसने आपको क्या कहा, वर्ब इसमें कहना है, जो कि काम हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर खत्म हो चुका है इट मीन्स पास्ट का बात है। इतना तो आप बिल्कुल समझ ही पाएंगे, 100% समझ पाएंगे। कोई भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट का तब ही हो सकता है जब उसके अंत में है या हूं या हो लगा हो, तो ही प्रेजेंट का हो सकता है, अदरवाइज पास्ट का होगा। मोटा मोटा बात तो इतना तो क्लियरली हम कर सकते हैं, गागेगी लगा होगा तो ही फ्यूचर का होगा। तो ये ट्रांसलेशन आपको पास्ट का है। फिर पास्ट में जाने के बाद आपको क्या सोचना होता है कि पास्ट में भी तो चार टाइप्स है, तो पास्ट में कौन सा चार टाइप्स है। सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का क्या पहचान है कि आ या आ की मात्रा या आ था, ई की मात्रा या ई थी, ए थे, इस प्रकार से आपको याद होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या इसमें ऐसा है, तो है, बिल्कुल है। तो पता चला कि ये सिंपल पास्ट पे बनने वाला है। टेंस का पता लगा लिए, और जब टेंस का पता लगा लिए आप, तो फिर आप दूसरा बात क्या पता लगाएंगे कि इसमें स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का कौन सा लगेगा, कि हर एक टेंस का स्ट्रक्चर आप मेनली 5 टाइप से लिखे हैं। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस उसने आपको क्या कहा, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है जो कि सेंटेंस के बीच में है, और इस वजह से ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड होने का दूसरा वजह कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो सिर्फ यस और नो में नहीं आएगा। आप देखिए, आप क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि नहीं ये इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड में ट्रांसलेशन में डिफरेंस होता है, आपको समझना पड़ा। हाँ, जब आप ग्रामर के दृष्टिकोण से सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ही डब्ल्यू एच वर्ड का भी आ जाता है। बट जब आप ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव को अलग तरीके से समझना होता है और डब्ल्यू एच वर्ड को अलग। दिस इज डब्ल्यू एच वर्ड बिकॉज, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, वो सेंटेंस के बीच में, और दूसरी बात वो सेंटेंस के बीच में ये इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इसमें ये बात है कि इसमें क्या लगा वो अथी, इसका जो जवाब आएगा वो सिर्फ यस और नो, नो नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव का क्या होता है, जवाब जो होता है कि यस या नो, ओनली इन वन वर्ड। और डब्ल्यू एच वर्ड का ऐसा नहीं होता। तो डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर लिखाना है सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का डब्ल्यू एच वर्ड स्ट्रक्चर क्या है याद पाड़िए। तो डब्ल्यू एच वर्ड आप एक बार लिख लीजिए, शुरू में आपको लिख लिख करके बनाना चाहिए। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड आप देते हैं पहले सिंपल पास्ट में, और फिर उसके बाद क्या देते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या देते हैं, फिर उसके बाद आप देते हैं सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप इस स्ट्रक्चर को इसमें लागू करिए। तो डब्ल्यू एच वर्ड आपका इसमें क्या है, तो क्या के लिए आप अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे व्हाट, और उसके बाद फिर क्या देना है आपको डिड। सॉरी, तो आप यहां पे प्रयोग करेंगे डिड, डिड दे दिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका इसमें क्या है उसने। तो आप सोच रहे होंगे कि उसने का मतलब क्या होगा भाई। हम तो याद किए हैं कि आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, दे का मतलब विल। तो उसने के लिए भी आप ही या सी में से ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते थे कि वह आपको क्या कहा। ऐसा बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वह के जगह पे उसने भी बोलते हैं। आप रियल लाइफ में वह आपको क्या कहा, इससे ज्यादा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यही बोलते हैं उसने आपको क्या कहा, वह आपको क्या कहा, ये थोड़ा सा कम। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यानी वह के जगह पे ही ना, वह को ही ना आपने उसने के रूप में लिखा है ना, तो उसके लिए आप जो वह का अंग्रेजी होता है वही आप यूज करेंगे। तो आप ही या सी में से दोनों, ये आपके ऊपर जो बोल रहा है उसके ऊपर, कि वो किसी फीमेल के लिए उसने का प्रयोग क्या होगा, तो आप सी का यूज कर लो। अगर आप मेल के लिए कर रहे हैं तो ही। यहाँ तो
हाँ, एक बात और भी है यहाँ पे कि आप उसने आपको क्या कही, अगर ऐसा होता तो क्लियर हो जाता डायरेक्ट। बट आप समझ रहे हैं ना कि आप जब बात कर रहे हैं तो उस तरीके से आप देख लेंगे। हाँ, सब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब आपका क्या है, कहना। तो कहना का अंग्रेजी क्या होता है आपको, से। तो V1 आपने दे दिया से। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वही तो जानना चाहते हैं। यहाँ है कि ऑब्जेक्ट आपको क्या कहा है, कौन आपको। सब ऑब्जेक्ट हो गया आपका यू, यहाँ पे प्रयोग करेंगे। व्हाट डिड ही से यू, उसने आपको क्या कहा, हो गया सोल्व। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन को सोचना होता है। मैं और एग्जांपल्स करूंगा, एक एग्जांपल से नहीं होगा। और बहुत सारे विद्यार्थी को ना वर्ब भी नहीं याद रहता है। अगर आपको वर्ब नहीं याद रहेगा, वर्ड मीनिंग नहीं याद करिएगा, तो कौन सिखा लेगा आपको ट्रांसलेशन। आप या वर्ड मीनिंग ही नहीं याद करेंगे, वर्ड मीनिंग में कमजोर रहेंगे। आप कभी सोच के देखिए कि आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको कौन कौन सा वर्ड मीनिंग नहीं आता है, कितना लेवल का वर्ड मीनिंग नहीं आता है। जबकि आई थिंक जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको फर्स्ट सेकेंड क्लास थर्ड क्लास आते आते तक नॉर्मल वर्ड मीनिंग सब आता रहता है। आपको आता है तो अच्छी बात है, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं आता है तो याद करिए। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन लेता हूँ आपको, कि मैंने कहा कि वे लोग अभी आ रहे हैं, वे लोग अभी आ रहे हैं। तो हम चेक करेंगे टेंस कौन सा, तो पहचान से हैं लगा हुआ यानी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के चारों में से कोई एक होगा। तो सिंपल, पहला सिंपल प्रेजेंट, पहचान क्या, ता है ती है, लगा हुआ है क्या, नहीं, यानी सिंपल प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है, रहा है रही है। चेक करें, लगा हुआ है क्या, बिल्कुल लगा हुआ है, रहा है रही है। और एक बात, पर रहा है रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट प्रेजेंट को, आपको याद होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है रही होता है। बट वहां क्या होता है, आपको समय का बात होता है, इसमें क्या समय का बात है, नो, कि वह सुबह से आ रहा है, 10 दिनों से, ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, टेंस का पता लग गया। और जब टेंस का पता लग गया तो आप फिर क्या करेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस आपका कैसा है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इट इज क्लियर दैट कि ये अफर्मेटिव है। और जब अफर्मेटिव है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, आप पहले क्या देते हैं, सब्जेक्ट, फिर आप हेल्पिंग वर्ब देते हैं, कौन सा, इज या आर या एम, और मेन वर्ब कौन सा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही आप जब शुरू में प्रैक्टिस करना आप अपने अभ्यास में, तो आप स्ट्रक्चर लिख लेना बगल में बनाते समय। फिर एक बार एक ये हैबिट जब बन जाएगा तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। एक हैबिट होता है कोई भी चीज का, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। फिर आपका ब्रेन उस चीज को खुद बैलेंस करते हुए चलता है, खुद बैलेंस कर लेता है उसको। आपको फील ही नहीं लगेगा कि मुझे खुद बैलेंस करना। जब भी आप गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो आपको कभी फील होता है टर्निंग पे कि मैं टर्न ले रहा हूँ, टर्न ले रहा हूँ, अब मुझे हैंडल, आप खुद, आप जो गाड़ी चलाते होंगे, जो साइकिल चलाते होंगे, उसको खुद महसूस हो गया कि अगर ब्रेकर सड़क पे आया तो आपका हैंड, लेग, हाथ पैर सब कुछ ऑटोमेटिक काम कर लेता है। बिकॉज आप उसके आदत हो चुके हैं, आपका ब्रेन खुद बैलेंस कर रहा है उसको। तो यहाँ भी बैलेंसिंग की बात है, आदत का बात है। आप प्रैक्टिस करोगे 100% आपको आदत हो जाएगा और आपका ब्रेन खुद बैलेंस करेगा। तो शुरू में आप स्ट्रक्चर लिख लिख करके बनाना। फिर आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे वे लोग, अंग्रेजी में आप देंगे दे। और फिर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज या आर या एम का। तो यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल में आप प्रयोग करते हैं आर का, दे आर। और वर्ब क्या है, आना, तो आना का कम होता है लेकिन V4 में लगाना है, तो कमिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अभी आ रहे, पता नहीं, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है ऐसा, एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में अभी है टाइम दिखाने के लिए कि, तो आप नाउ, दे आर कमिंग नाउ, वे लोग अभी आ रहे हैं। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हुआ। और आप देख रहे हैं कि मैं आपको कभी पास्ट का बता रहा हूँ, कभी आपको फ्यूचर का बताऊंगा, प्रेजेंट का बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप खुद भी ट्रांसलेशन लिखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, तो ही होने वाला है।
क्लास सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होता है। क्लास बैठ करके ऐसे बैठ गए चेयर लगा करके, और या लेट गए ऐसे देख रहे हैं हाथ में पकड़ करके, उससे नहीं होता है। क्लास सामने में चल रहा है, आपके सामने कॉपी खुला होना चाहिए, कलम रहना चाहिए हाथ में, तब पढ़ाई होता है। लेकिन ऐसी बातें नहीं करते हैं आप लोग, सिर्फ ऐसे चला करके देख लेते हैं, इससे नहीं होता। चलिए आप अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। और अगला एग्जाम्पल है हमारा कि मैंने कहा कि तुम कब खाओगे, तुम कब खाओगे। टेंस का पता लगाइए। गागेगी है, फ्यूचर में है। फ्यूचर में चार में से कौन है? पहला सिंपल फ्यूचर, पहचान क्या है? गागेगी, वही है, यानी सिंपल फ्यूचर है। टेंस का पता लग गया। दूसरा क्या पता लगना है? सेंटेंस कौन सा है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर लगेंगे। सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा, इट इज WH वर्ड। कब क्वेश्चन वर्ड जो कि सेंटेंस के बीच में है। और WH वर्ड में सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपको पहले आप देते हैं WH वर्ड, और फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल या विल, प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो WH वर्ड इसमें क्या है? कब। तो कब का अंग्रेजी में आप प्रयोग करेंगे वेन, और वेन के साथ वेन के हिसाब से आप शैल या विल लगाएंगे, जी नहीं, आप सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट आपका यू है, तुम, तो यू में आप क्या लगाते हैं? विल। तो वेन विल, सब्जेक्ट आपका क्या है? यू, और वर्ब खाना, तो इट। क्या खाएंगे? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हो गया, सोल्व ही है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं हो पाएगा। और एक बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप आप एग्जाम्पल जो है सो ट्रांसलेशन का बहुत सारा स्ट्रक्चर्स अपने सामने लिख कर रखा हुआ है और आप बना रहे हैं, उसमें से देख लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला और बना दिए। मैं बहुत तेज विद्यार्थी हूँ, ऐसे नहीं होता है। आपके ब्रेन में होगा तब। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करते हैं, मैथ का फॉर्मूला पीछे जा कर के देख लिए और सवाल बना दिए, तो हाँ हमसे सवाल बन गया। आपसे सवाल नहीं बना, आपको फॉर्मूला पता रहता, आप बिना फॉर्मूला देखे बना देते सवाल, तब हुआ। वैसे नहीं हो जाता है। और आप फार्मूला जा करके पीछे में देख लेंगे और बना देंगे, तो उससे तेजगर नहीं हो जाता। एग्जाम हॉल में कहाँ से बनाएंगे? तो और भी एग्जाम्पल्स करते हैं हम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुद भी प्रैक्टिस करो ऐसे लिख करके। आप जब भी सुबह से उठते हो, रात को सोते हो, आई मीन गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आप बहुत बात करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, आप अकेले में भी बहुत बात सोचते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको ईमानदारी से कि आपको अंग्रेजी भाषा अपने लाइफ में लाना है ना, तो उसके लिए आपको ना हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि यू आर लर्निंग लैंग्वेज, यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। आप एक भाषा सीखना चाह रहे हो, और भाषा क्या है? कम्युनिकेशंस का सोर्सेज है। दिस इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन तो आप हमेशा करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं ना कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो ही आप बात कर रहे हैं, आप खुद में भी तो बात करते रहते हैं ना। तो आप उस पर उस वक्त हमेशा सोचो कि मैं जो बात सोच रहा हूँ उसको हम कौन से स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। आप ऐसा सोचोगे तो सोचते वक्त आपको स्ट्रक्चर्स का समस्या आया, या वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके बाद आप उस पर काम करो, तब जा कर के होगा। करोगे नहीं, पता है मुझे। आपको किया हुआ मिलना चाहिए सब कुछ। अभी विद्यार्थी को सब कुछ किया धरा मिलना चाहिए। कुछ ऐसा दे दो जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। चलिए हम एक अगला लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग
कुछ बात करते हैं। आज हम लोग कुछ बात करते हैं। बताइए टेंस कौन सा है? पहचान से पता लगता है ना। ता है ती है लगा हुआ है, और पहली बात है लगा हुआ है तो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है इट मीन्स उसके चारों टाइप्स में से आप सर्च मारो कि कौन सा है, और उसके आइडेंटिफिकेशन से आपको पता लगता है। तो ता है ती है लगा हुआ है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस कौन सा है ये भी तो देखना है ना। तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाओ। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा इसके लिए, अब आपको सोच करके पहले क्या देते हैं सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में? सब्जेक्ट। कोई भी अफर्मेटिव में आप पहले सब्जेक्ट देते हो, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? हम लोग। तो अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे वी। और उसके बाद क्या है? V1 या V5। तो V1 कब? जब प्लूरल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो V1 वर्ब है क्या? बात करना, तो वी टॉक। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ, यानी कि समथिंग, वी टॉक समथिंग। और एक वर्ड आपका छूट रहा है आज, आप इसको पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। वी टॉक समथिंग टुडे, या आप यहाँ भी लगा, मैं यहाँ ही लगा देता हूँ, बाद में ही लगा देता हूँ। इट इज़ नॉट श्योरली दैट आपकी यहीं लगाना होगा, आपको वहाँ नहीं लगा सकते, इट इज़ नॉट डेफिनेट। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स किए मैंने। और मैं बताऊँ आपको, पिछले क्लास में भी मैं बताया हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी को जब ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो वहाँ मुझे ऐसा देखने को मिलता रहता है, और हंसी भी आती रहती है कि विद्यार्थी से कुछ भी पूछो ना ट्रांसलेशन, उसको नहीं भी आता रहेगा ना, तो वो ईज आर एम हर एक ट्रांसलेशन में लगा ही देगा, अगर वो हैं हूँ देख लिया है तो। और था थे थी देख लिया तो वो वाज वेयर लगा ही देगा, चाहे उसमें लगे ना लगे। अभी आपके सामने में एग्जाम्पल है, आप बताओ यहाँ है लगा हुआ, इसमें ईज आर एम लगा नहीं। आप क्यों कुछ भी लगाने चले जाते? मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कुछ भी मत लगाओ, आप पहले देख लो आपसे बनने वाला है या नहीं, सोच लो। ये गलत हैबिट है, और वो आदत पड़ जाएगा कुछ भी जवाब देने का। नहीं, अगर आपको आता है तो आप बनाओ, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोल करके तो आगे निकल सकते हैं ना। आप सीखने का प्रयास करिए, ये नहीं कि नहीं नहीं हम तो बादशाह हैं, हम तो जवाब देंगे ही, ऐसा नहीं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स किए, और बाद बाकी एग्जाम्पल्स आपके जिम्मेदारी पे रहता है कि आप उसका एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो आज तक के क्लास में हम लोग टेंस का ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से ख़त्म किए सारी बातें, और आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि हम लोग टेंस को ऑब्जेक्टिव के लिए भी देखेंगे कि टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आता है एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपको ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस अगले क्लास से मिलेगा, यानी कि अगला क्लास का प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होगा। तो आप स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है तो आप सारे क्लास का स्ट्रक्चर्स आप नियरली आराम से लिख लीजिए, देख करके, रोक करके। और स्ट्रक्चर याद रहेगा ना आपको, तो आई बाय गॉड आपको बहुत मज़ा आएगा उस टाइप के क्वेश्चंस को सीखने में। और जब आप सीखोगे, देखोगे अगर आप पहली बार, तब आप मुझे बाद में बताना कमेंट के माध्यम से कि आपको वाकई में मज़ा आया या नहीं मज़ा आया, कि आपको जो हम बता रहे थे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आई थिंक सभी विद्यार्थी के पास क्वेश्चन बैंक रहता है, वहाँ से मैं जिस ईस्वी में जो क्वेश्चन का नाम लूँगा, आप वहाँ जा करके सर्च मार लेना कि है कि नहीं है वो, तब जा करके आपको मिलेगा। और उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंस है, मैं आगे की क्लास में इन सभी बातों को करूँगा। और आज तक के क्लास में हम लोग का सारा ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से स्ट्रक्चर खत्म हुआ। आशा करते होंगे आप लोग को अच्छे से बात समझ में आ गया होगा, और अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने किसी संपर्क के आदमी को भी आगे बढ़ाइए, उनको भी बताइए कि ऐसा क्लास है, वो भी देखे, समझे और क्लास को आगे देखें। थैंक यू, बाय।